हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने लेक्चर में स्टोइचियोमेट्री का लेक्चर 7 अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक अपलोड कर चुका हूं। आप जाके प्लेलिस्ट में मेरा वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत कुछ डिस्कस करा है। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो पिछले लेक्चर में मैंने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश किया था और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियोस देखें स्टोइचियोमेट्री का, ठीक। इसी के साथ साथ पैरेलली मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो पहली बार आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियोस देखिए और पिछला वीडियोस देख के आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में, ठीक है। क्या है यहाँ पहला क्वेश्चन। आज हम लोग क्या करेंगे, बस एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। आपको जो याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात पिछले लेक्चर से है कि हमने ये डिराइव किया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक। तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको पहले खुद से क्वेश्चन करना है वीडियो पॉज करके। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर मैं सबका सॉल्यूशन भी तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ए कंपाउंड हैविंग 40% कार्बन एंड 6.66% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है। मतलब कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें 40% कार्बन है, 6.66% हाइड्रोजन है एंड रेस्ट ऑक्सीजन है, ठीक है। टोटल कितना होगा 100%। तो रेस्ट ऑक्सीजन है बाय मास, मतलब मास का ये परसेंट किसका दिया है, मास का परसेंट दिया है, ठीक है। एंड हैज मॉलिक्यूलर मास 60 AMU, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास मुझे दिया है उस कंपाउंड का कि 60 एटॉमिक मास यूनिट है। कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका क्या होगा ये बताओ, ठीक है। अब क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे कंसिडर कीजिए, इसलिए मैं इस पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक। तो चलिए देखिए, इसका दो मेथड से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, कहीं भी जब परसेंटेज का क्वेश्चन हो, तो अगर हम टोटल मास एज्यूम 100 कर लें, टोटल 100 एज्यूम कर लें, तो सीधे सीधे जितना परसेंटेज दिया रहता है उतना ही मास हो जाता है, ठीक है। तो 100 एज्यूम कर लेते हैं सीधा सीधा, ठीक। तो वो सबसे आसान पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ आसान कैसे पड़ता है। जैसे हमने माना लेट टोटल मास ऑफ द गिवन कंपाउंड इज 100 AMU, कह रहा है उसके मास का 40% कार्बन, देखिए मास का ही तो परसेंट दिया है, मास का 40% कार्बन है, 6.6% हाइड्रोजन है और रेस्ट ऑक्सीजन है। तो मास मुझे पता ही नहीं है, तो मास पहले मैं मानूंगा कि 100 है। 100 मानूंगा तो जो जो परसेंट दिया है वो सीधे आ जाएगा अपना, मुझे कैलकुलेशन उतनी नहीं करनी पड़ेगी। मेथड 2 भी बताऊंगा। मेथड 2 में मैं x मान लूंगा, इसी 100 को मैं x मान लूंगा मेथड 2 में, अभी नहीं, ठीक है। अभी 100 AMU से बनाते हैं, मेथड 2 से सॉल्यूशन में मैं आपको x मान के बताऊंगा, दोनों से सेम आंसर आता है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मानते हैं कि टोटल मास ऑफ द गिवन कंपाउंड 100 AMU है, ठीक है। अब इस कंपाउंड में 40% कार्बन है, मतलब एलिमेंट का क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये पता है क्योंकि कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन 40% है मतलब, और 6.66% हाइड्रोजन है, बस जो क्वेश्चन में दिया है हम उतना ही लिखें। और रेस्ट ऑक्सीजन है। रेस्ट ऑक्सीजन कहने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन कितना है 100% माइनस 40 प्लस 6.66, यही जो कैलकुलेट करके आएगा आपका 53.34, ये तो अपना आंसर है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन इतना है। अब देखिए कंपोजिशन कितना हो जाएगा 40, क्योंकि हमने 100 माना है, टोटल मास कंपाउंड का 100 AMU है, 40% कार्बन है, तो 100 का 40% कितना होगा 40।
इसी तरह 6.66% हाइड्रोजन है, तो 100 का 6.66%, 6.66, और ऑक्सीजन है 53.34%, इसका मतलब 100 का 53.34 मतलब 53.34। मैंने यही बोला था कि अगर आप 100 लेते हो तो आसानी ये होता है कि जितना भी परसेंटेज है वो सीधे सीधे कंपोजिशन में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास, ठीक है, आपके पास 40 ग्राम कंपोजिशन या 40 एएमयू, ठीक है, कुछ भी 40 एएमयू कार्बन का है, 6.66 एएमयू हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का 53.34 है। अब मुझे एटॉमिक रेशियो निकालना है। कैसे? देखिए आपके पास 40 एएमयू कार्बन का कंपोजिशन है, राइट। 40 एएमयू आपका कार्बन का कंपोजिशन है और आपके कार्बन के 1 एटम का मास 12 एएमयू होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको कार्बन का कंपोजिशन, टोटल कंपोजिशन उस कंपाउंड का पता है कि कार्बन का टोटल कंपोजिशन 40 एएमयू होने वाला है और कार्बन का एक एटम का कंपोजिशन 12 एएमयू होता है, सही है, कार्बन के एक एटम का मास क्या होता है 12 एएमयू, मतलब इस कार्बन का इस कंपाउंड में कितना एटम होगा, तो 40/12। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 36 रहता और कार्बन का एक एटम का मास, जैसे ये तो कंपाउंड का कंपोजिशन है, कंपाउंड के कंपोजिशन में 36 एएमयू रहता, अगर यहाँ पर 40 की जगह 36 एएमयू रहता तो, और कार्बन 12 एएमयू होता है एक एटम, तो कहते हैं कंपाउंड में कितना एटम कार्बन का, सीधे कहते हैं 36/12, 3 एटम। वही चीज यहां कर रहे हैं, 40 एएमयू टोटल कंपोजिशन है, कार्बन का एक एटम का जो मास होता है वो 12 एएमयू होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा 40/12 इन द कंपाउंड, मतलब 3.33। वहीं से हाइड्रोजन भी सेम, हाइड्रोजन का टोटल कंपोजिशन कितना है 6.66 एएमयू, एक हाइड्रोजन एटम का कितना मास होता है 1, तो बाय 1 इक्वल टू 6.66। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 53.34 एएमयू है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 एएमयू होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन द कंपाउंड ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 53.34/16 मतलब 3.33। मतलब इसका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं, देखिए कि कितना कितना एटम होगा, ठीक है, कि ऐसा तो कभी फ्रैक्शन में हम लोग कम, जैसे कंपाउंड जो भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए H2O है, ठीक है, मान लीजिए H2SO4 है, तो कहीं फ्रैक्शन में नहीं देखते, ठीक है, इससे मैं ये नहीं लिख सकता HS1/2O2 नहीं लिख सकता, ठीक है, नहीं लिख सकता, इसे ऐसे लिखते हैं। तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बस कुछ नहीं करते हैं, इसी का रेशियो निकालते हैं। जैसे देखिए अगर आप रेशियो निकालिएगा, अगर 3.33 इज टू 6.66 इज टू 3.33, तो देखिए इसमें 3.33 कॉमन आ रहा है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। समझ में आ रहा है ये सबको? कुछ नहीं, बस इस तीनों का रेशियो निकाले, 3.33 रेशियो 6.66 रेशियो 3.33, इसमें क्या है 3.33 आप कॉमन ले लीजिएगा, ठीक, वही तो रेशियो होता है, तो क्या बचेगा 1:2:1, वही अपना स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब देखिए स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो ही से ही हमको काम है। स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो अगर मिल गया कि 1:1 है, इसका मतलब है कि उस कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होने वाला है वो CH2 है, CH2O है, क्योंकि कार्बन का एक स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो मतलब कार्बन का एक एटम, H का स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो 2 मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो 1 मतलब ऑक्सीजन का एक एटम। ठीक है, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 है, CH2O है। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला ही क्यों आया सर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों नहीं? देखिए आपको मास दिया है, आप एक्सपेरिमेंटली इसको पता कर रहे हैं कि ये स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कितना है, ठीक, आप अंदाजा लगा रहे हैं, तो वो अंदाजा एम्पिरिकल फॉर्मूला ही आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया सर, अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास क्या होगा? सिंपल है, कार्बन का एक एटम मतलब 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन का 2 एटम मतलब 2 × 1 और प्लस ऑक्सीजन का एक एटम 16 × 1 मतलब 30 एएमयू। 30 एएमयू अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास है।
अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी है उसका मास दिया है 60 AMU, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपना गिवन है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास अभी कैलकुलेट किए 30, तो मतलब क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 2। n की वैल्यू 2 मतलब है, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने वाला है वो n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होने वाला, राइट? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसका मतलब है कि 2 इंटू CH2O मतलब C2H4O2, ठीक है। ये भी मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, प्लीज रेफर कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं, थोड़ा तेज बताऊंगा क्योंकि बस हमने 100 की जगह x माना है और सेम प्रोसीजर है, ठीक है। चलिए, लेट टोटल मास ऑफ द गिवन कंपाउंड मान लेते हैं x AMU है, क्योंकि वहां 100 माने थे तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई 100 तो मास था नहीं, आप 100 क्यों मान लिए? क्योंकि बहुत लोग x मान के बनाते हैं। अब देखिए ये x AMU ही हम मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कार्बन कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन 40 था, हाइड्रोजन का इतना था, ऑक्सीजन का इतना था, राइट। अब कंपोजिशन क्या होगा? कार्बन का 40% था, टोटल कंपाउंड का टोटल एक्स एम यू टोटल मास है, 40% कंपोजिशन कार्बन का था, तो एक्स इंटू 40/100 ये तो होगा, एक्स इंटू 40/100, ठीक है। तो क्या होगा? कंपोजिशन 40x/100। सिमिलरली हाइड्रोजन का इतना, ऑक्सीजन का इतना, कोई प्रॉब्लम? अब एटॉमिक रेशियो, अब देखिए इतना कंपोजिशन है और कार्बन का एक एटम का 12 AMU होता है, तो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या किए थे? इस टोटल कंपोजिशन में इससे डिवाइड करे थे, इसके मास से। मतलब 40x/100 को डिवाइड करेंगे 12 से, मतलब 40x/12 इंटू 100। सिमिलरली ये भी होगा, सिमिलरली ये भी होगा, तो ये आता है 0.03x, 0.06x, 0.03x। अब इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो निकालिएगा तो 0.03x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2:1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब 1:2:1 आ गया, मेनली यहीं से मतलब था। अब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, देखिए यहाँ पे कर दिया हमने, ये क्या आ जाएगा? 1:2:1, ठीक। सेम रेशियो पाए हम, अब वहीं से तो किए थे क्या, CH2O आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम वे में कैलकुलेट किए थे। अब मेथड 1 जैसे जैसे किए थे कैलकुलेट आप बढ़ जाइए, कुछ नहीं है, आपको आंसर सेम आने वाला है क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सेम आया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, ठीक है। क्या है देखिए, क्वेश्चन है फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम which contains 68.4% क्रोमियम by mass and rest ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए, मतलब 60 उस कंपाउंड में क्रोमियम है और ऑक्सीजन है, क्योंकि कह रहा है फाइंड मॉलिक्यूलर ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, मतलब ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम है तो क्या मतलब है? एक क्रोमियम होगा, एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। विच कंटेन्स 68.4% क्रोमियम, तो 68.4% रेस्ट ऑक्सीजन, मतलब 100 माइनस 68.4, ये तो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, तो 31.6, ठीक है। अब एटॉमिक रेशियो क्या होगा? सेम फॉर्मूला, 68.4 टोटल आएगा, ठीक है, 68.4 तो आएगा। हमने यहां भी मान लिया, लेट मास 100 AMU मान लिया है, ठीक है, बार बार एक ही चीज लिखने की जरूरत नहीं है। लेट मास ऑफ ऑक्साइड, ओके, ऑक्साइड बी 100 AMU, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो मास ऑफ ऑक्साइड को 100 मान लिया, कंपोजिशन इतना है तो ये इतना होगा, ठीक है, 68.4 31.6। अब एटॉमिक रेशियो क्या होगा? 68.4/52। सेम चीज किया है हमने, प्लीज पिछला क्वेश्चन रेफर कीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी 31.6/16, क्योंकि 31.6 टोटल मास आएगा, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU होता है, तो ऑक्सीजन का टोटल एटम कितना होगा? 31.6/16 1.975। अब इसको 1.975 1.315/1.975 करेंगे तो 1.315 को कॉमन रख लीजिए तो आएगा 1:1.5, ठीक है। अब 1:1.5 में
इसको मल्टीप्लाई करिए क्योंकि ऐसा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हो नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला आ रहा है मेरा Cr2O3। ठीक है, Cr2O3 इंपेरिकल फॉर्मूला आ रहा है। अब ये तो आयनिक कंपाउंड है, क्लियर है। आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इंपेरिकल फॉर्मूला के ही बराबर होता है। क्यों? आयनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला भी, इस चीज में आपको नोट देने वाली बात यह है, आप प्लीज नोट करके इसको लिख लो। ठीक है, नोट करके इसको लिख लो कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और इंपेरिकल फॉर्मूला होता है आयनिक कंपाउंड के केस में दोनों सेम होता है। ठीक है, आप इसे नोट करके प्लीज लिख लो। ठीक, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्यों होता है जी? ठीक है, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला ही मिला है सिंपलेस्ट रेशियो में। यहाँ क्वेश्चन से देखिए, आपको Cr2O3 मिला है। ठीक है, और अगर आप और मतलब इसको ज़्यादा मतलब जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट किया तो यहीं पे आ गया 1:1.5, जो कि हम ले नहीं सकते। वहाँ CH2O आ गया था, मतलब होल नंबर में आपका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आ गया था। यहाँ पर आपका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ही फर्स्ट स्टेप में आया 1:1.5। अब आपको जो यहां पर करना था, आपने यहीं पर करना पड़ा, क्योंकि आपके इंपेरिकल फॉर्मूला का भी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो डेसिमल में नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो छोड़ दीजिए, इंपेरिकल फॉर्मूला का भी डेसिमल में नहीं हो सकता है। आपने जो मल्टीप्लाई करना था, जो करते थे हम लोग दूसरे टाइप के कंपाउंड में, ठीक है, वो यहीं पे आपको करना पड़ा, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1:1.5 आया तो क्रोमियम 1, ऐसा क्रोमियम और ओ कितना हो जाएगा 1.5, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर ही होता है, ये 1.5 नहीं हो सकता है। तो आपको यहीं पर मल्टीप्लाई करना पड़ गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक, तो आपको जब मल्टीप्लाई करना पड़ ही गया तो अब यहां क्यों मल्टीप्लाई? अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये Cr4O6 होगा। Cr4O6 होगा तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो आपको इस सब मतलब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड के केस में जो ही इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। आप नोट करके इस चीज को लिख लीजिए। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला इज ऑलवेज सेम। ठीक है, मैंने आपको प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना सबसे लल्लू, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत बार इसमें पूछता भी है। ए कंपाउंड कंटेन्स 12.8% नाइट्रोजन, 9.8 सल्फर बाय मास, कैलकुलेट मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, चलिए करते हैं। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 12.8% दिया है, परसेंटेज ऑफ सल्फर 9.8% दिया है बाय मास, यही तो गिवन है। अब मान लेते हैं कि X एटम है नाइट्रोजन का और Y एटम है सल्फर का कंपाउंड। कंपाउंड में मैंने माना अपने मन से कि X एटम है सल्फर का, Y एटम है X एटम है नाइट्रोजन का और Y एटम है सल्फर का इन अ कंपाउंड। ठीक है, और टोटल मॉलिक्यूलर वेट जो कंपाउंड का है वो MW के बराबर। किसके बराबर है? MW के। अब क्या है कि MW टोटल मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूलर वेट है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 12.8% दिया है, परसेंटेज ऑफ सल्फर 9.8% दिया है। टोटल मॉलिक्यूलर वेट आपके पास कितना है? टोटल मॉलिक्यूलर वेट आपके पास कितना है? MW के बराबर, उसे माना है। अब देखिए MW का 12 एक समझाऊंगा, उसके बाद आप समझ लीजिएगा प्लीज। 12.8% ये तो दिया है। जो MW है जी, उसका जो 12.8% होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? X एटम्स ऑफ नाइट्रोजन के। देखिए MW का 12.8% क्या होगा? कंपाउंड में जितना नाइट्रोजन का मास है वही तो होगा, क्योंकि बाय मास। तो मॉलिक्यूलर वेट का 12.8% ये क्या होगा बताओ?
मास ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड, मास ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड, ठीक है। अब ये मास ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड हुआ, हमने माना है कि कंपाउंड में एक्स एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है। क्या माना है? एक्स एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है। एक्स एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है मतलब एक नाइट्रोजन एटम का जो मास होता है वो 14 AMU होता है, और एक्स एटम है तो 14x, मतलब यही मास 14x के बराबर होगा। मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंटू 12.8/100 इक्वल टू 14x। ठीक, अब देखिए 40, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडिफाई करके, 14x बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इंटू 100 इक्वल टू 12.8। इसी चीज को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं जो मैंने इक्वेशन 1 लिखा है। सिमिलरली आपको सल्फर के लिए भी लिखना है इक्वेशन 2। ठीक, अब क्या करते हैं हम 1 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो मुझे आता है सीधे सीधे मॉलिक्यूलर वेट कट जाता है, मुझे आता है 14x बाय 32y इक्वल टू 12.8 बाय 9.8, मतलब 14x बाय 32y इक्वल टू 128 बाय 98। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x बाय वाई की वैल्यू आ गई, x बाय वाई 3:1 हो गया, मतलब मिनिमम x 3 के बराबर होगा और मिनिमम y 1 के बराबर। सही है, मिनिमम x 3 होगा, मिनिमम y 1 होगा, क्योंकि मुझे रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो x बाय वाई 3:1 आया है, मतलब मिनिमम x 3 हो सकता है, मिनिमम y 1 हो सकता है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना। 3:1 रेशियो मुझे आया है, रेशियो का मतलब ये x6y2 भी हो सकता है, x9y3 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम x3 हो सकता है, मिनिमम y1 हो सकता है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में पुट करके वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, 14x बाय mw इंटू 100 इक्वल टू 12.8। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो अपना मिनिमम होगा, ये तो जनरल है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम मतलब x की वैल्यू मिनिमम, x की वैल्यू मिनिमम मतलब x की वैल्यू 3, मतलब 14 इंटू 3 इंटू 100 बाई 12.8, मतलब 328 AMU। ठीक, अब सर आप इक्वेशन 1 से ही क्यों निकाले, इक्वेशन 2 से भी निकालिए, क्योंकि वहां तो y है इक्वेशन 2 में और y की वैल्यू तो आपकी 1 है, तो कंपाउंड का तो मास डिफरेंट आना चाहिए। कर लेते हैं कैलकुलेट। इक्वेशन 2 अपना ये है, मॉलिक्यूलर वेट ये तो जनरल फॉर्मूला है। अब जो ही हम मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम की बात करते हैं, इसका मतलब जो इसमें y है वो मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब y मिनिमम कितना, 1, मतलब 32 इंटू 1 इंटू 100 बाय 9.8 दैट इज 328। अब भी 328 आया, क्योंकि हम लोग सेम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम निकाल रहे हैं, तो वो डिफरेंट क्यों आएगा, दोनों इक्वेशन से सेम ही आएगा, इसलिए अपना आंसर कितना है 328। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप एक क्वेश्चन जो इसी तरह का है, आप प्लीज करके आइएगा इस क्वेश्चन को, मैं अगले क्लास में इसका सोल्यूशन बताऊंगा और अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टोइचियोमेट्री में बहुत हद तक कवर कर चुके हैं, अब मुश्किल से 3 से 4 लेक्चर में स्टोइचियोमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कौन कौन से बुक्स है, आप एनसीईआरटी, अगर आप 11th की प्रिपरेशन में है तो एनसीईआरटी करिए, इनफ है। ठीक है, अगर आप जेई या नीट या केबीपीवाई या जिपमर या एम्स, ठीक है, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री का कीजिए। अगर आप एन अवस्थी करते हैं आपका कहीं नहीं फंसेगा, ना जेई मेंस फंसेगा, ना एडवांस फंसेगा, ना नीट फंसेगा, ना एम्स फंसेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ जे एन अवस्थी की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक खरीदिए और उससे क्वेश्चंस करने शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। कि अब हम लोग इस